Assalamualaikum. Welcome to Star Center. Chemistry 9th class, page number 12. Relative atomic mass and atomic mass unit. मेरे पास बेटा जो नंबर है ना पेज का वो 12 है, आपकी बुक के हिसाब से होगा, आप देख लेना, लेकिन टॉपिक आपका जो है ना वो AMU और RAM यानी रिलेटिव एटॉमिक मैस और एटॉमिक मैस यूनिट क्या चीज़ हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, सबसे पहली मिकदारी मालूमात अबाउट एटॉमिक मैसेस, एटम के मैसेस के बारे में, ठीक है। एटॉमिक मैसेस केम फ्रॉम द वर्क ऑफ, कहाँ से आई यानी सबसे पहले किसने इस पर काम किया, ये थे डाल्टन, गे, लुजैक, लिवाइजर, एवागैड्रो एंड बर्जिलस। ये वो साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले एटम की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। बाय ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टीज, proportions in which elements combine to form various compounds. proportions कहते हैं तनासुब को, ठीक है। उन तनासुब का मुशाहिदा करते हुए, ऑब्जर्विंग होता है मुशाहिदा करते हुए, जिनमें एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। यानी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम कंपाउंड्स बनाना तो 8th क्लास में सीख चुके हैं ना। तो 19th सेंचुरी केमिस्ट कैलकुलेटेड, 19वीं सदी में कीमियादानों ने कैलकुलेट किया रिलेटिव एटॉमिक मैसेस, ठीक है। उन्होंने हिसाब लगाया रिलेटिव एटॉमिक मैसेस का। एन एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, एक एटम एक इंतहाई छोटा सा ज़र्रा होता है। देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन द मैस ऑफ अ सिंगल एटम, इसी वजह से हम लोग किसी एक एटम के मैस का पता नहीं लगा सकते। हाउएवर, ताहम इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द मैस ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द अनदर एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। लेकिन ये मुमकिन है कि किसी एक एलिमेंट के एक एटम के मैस का पता लगाया जा सके, ठीक है, जो कि रिलेटिव है किसी दूसरे एलिमेंट का, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय असाइनिंग अ वैल्यू टू द मैस ऑफ वन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट। ये तब हो सकता है जब, ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर उस मखसूस एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दिया गया है, यानी कि जैसे कि सवाल हल करने के लिए आपको कोई एलिमेंट दिया गया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो आपको एलिमेंट दे दिया गया है। अब उसके साथ आप उसका मैस नंबर निकालने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी जाएगी, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ना वो C12 इन्होंने वो मुकर्रर की है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया जाता है इसके लिए इंटरनेशनल, ये देखें, बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1961, 1961 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू C12 यानी कार्बन का 12 जो आइसोटोप है ना, दिस आइसोटोप ऑफ कार्बन C12 हैज़ बीन असाइंड अ मैस ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मैस यूनिट। ये कार्बन का जो आइसोटोप है C12, कार्बन के ना 3 आइसोटोप होते हैं दरअसल, ठीक है। तो C12, C13 और C14, जिसमें से C12 को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। और इसका जो मैस है ना वो एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मैस यूनिट के बराबर है, ठीक है। दिस वैल्यू हैज़ बीन डिटरमाइंड एक्यूरेटली यूजिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये वैल्यू निकाली जा सकती है बिल्कुल सही यूजिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस निकालने वाला जो आला है ना स्पेक्ट्रोमीटर, उसको इस्तेमाल करते हुए। द मैस ऑफ एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर कंपेयर टू द मैस C12 थस। अच्छा, वो कहते हैं कि जो C12 एक वैल्यू मुकर्रर कर दी गई है ना कार्बन के आइसोटोप की, तो द मैस ऑफ एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, तमाम दूसरे एलिमेंट्स इसके अलावा, ठीक है, तमाम दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के मैस को कंपेयर किया जा सकता है C12 के मैस के साथ, ठीक है। ये इस लाइन का तर्जुमा था। थस, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा हुआ है इन्होंने, थस द मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई। यही बात कि चुनाचा साबित हुआ कि
द मैस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मैस, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मैस जो है वो रिलेटिव होगा टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ C12, ठीक है। C12 के किसी भी जो एटम है उसके मैस के का रिलेटिव होगा, ठीक है। तो उस सूरत में उसे रिलेटिव एटॉमिक मैस कहेंगे हम। तो 1 एटम मैस यूनिट AMU इज डिफाइंड एज अ मैस एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मैस ऑफ 1 C12 एटम, ठीक है। अब ये जो सारी बात आपको कही है इसको साबित करने के लिए ना नीचे ये जो सारी इन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है। मैस ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लेते हैं मैस ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, तो वो किसके बराबर है 12 AMU, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 AMU निकालने के लिए ना आपको क्या करना होगा कि मैस ऑफ 1 कार्बन 12 एटम बाय 12 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अ हाइड्रोजन एटम इज़ 8.40%। वो कहते हैं कि हाइड्रोजन का एक एटम जो है ना वो 8.40% एज मैसिव एज द स्टैंडर्ड का मैस, यानी मैसिव से मुराद यानी उसका मैस है। मैस मैंने आपको बताया था ना कि आप यूँ समझ लें कि जो वेट या वो जो जगह घेरती है चीज़, एज द स्टैंडर्ड C12 एटम, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे C12 एटम का स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया गया है। देयरफॉर रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन। अब आप इस अमाउंट को कैसे लिखेंगे, ये सामने लिख के इन्होंने बताया है 8.40 आपका जो है वो बाय 100 आप करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 AMU से, ठीक है। 12 वही वाली AMU है जो कि इन्होंने ऊपर इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया हुआ है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू इन्होंने इसको दी है। तो आपका ये इसको सॉल्व करने के बाद देखें कैलकुलेटर से ये आंसर आ जाएगा 1.008 AMU, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, एंड AL एल्यूमिनियम को कहते हैं, ठीक है, आर 15.9994 AMU, फिर 22.9898 AMU और 26.9815 AMU रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली से मुराद ये है कि तरतीब के हिसाब से इनके ये मैस बनते हैं, ठीक है। टेबल 1.1 शोज द रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। मैं हूँ पेज नंबर आपका बनता है ये 12, ठीक है, पेज नंबर 12 पे हूँ। इसके लास्ट में ये टेबल देख लें आप, इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और फिर आपका आ जाता है सोडियम Na, ठीक है। तो इनके आगे मैसेज दिए हुए ये इसी तरह ही होते हैं, इनको इसी तरीके से ही याद किया जाता है। इनमें से आपको एक निकाल के उन्होंने हाइड्रोजन का यहाँ पे दिखा दिया है कि ये इस तरीके से निकलता है। आगे अब इनके साथ साथ जो अमाउंट्स दी हुई हैं इन्होंने मैस निकाल के रिलेटिव एटॉमिक मैस इसका जो निकाला हुआ है इन्होंने, वो आपने इसी तरह ही याद करने हैं, ठीक है। फिर एलिमेंट आ जाएंगे फिर नेक्स्ट पे इसके, और ये इसके बाकियों के भी इन्होंने इसी तरह से निकाल दिए, ठीक है। अब हम पेज नंबर 13 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन दोनों में फ़र्क बताना है आपने कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। एटॉमिक मैस की यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताती चलूँ कि एटॉमिक मैस यूनिट इज़ 1/12 ऑफ द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ C12। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला है। Recall that the chemical formula of a compound tell us which element are present in it। याद करें कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हमें बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर हैं। याद है ना आपको, जब हम 8th क्लास में साइंस में पढ़ा करते थे, ठीक है, कि भाई इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जैसे H2O है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से वो बताता है केमिकल फार्मूला के कंपाउंड कौन से पाए जाते हैं, एंड द होल नंबर रेशियो ऑफ देयर एटम्स, और उनके एटम्स की रेशियो भी पता लगती है। इन अ केमिकल फार्मूला एलिमेंट सिंबल एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट्स शो द टाइप एंड द नंबर ऑफ ईच एटम इन अ कंपाउंड। किसी भी इन अ केमिकल फार्मूला, ठीक है, एलिमेंट सिंबल, एलिमेंट्स के सिंबल जैसे कि H2O में H और O हैं, ठीक है।
एंड न्यूमेरिकल सब्सक्रिप्ट्स, और न्यूमेरिकल H के साथ 2 लगा हुआ है ना, जैसे पानी का फार्मूला है H2O, तो उसमें H के साथ जो 2 यूज़ होता है, ये उसको कह रहे हैं न्यूमेरिकल सब्सक्रिप्ट्स। शो द टाइप एंड द नंबर ऑफ ईच एटम इन अ कंपाउंड। आपको ये बताते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन सी किस्म और कौन सी टाइप के कितनी तादाद में एटम पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज फॉर अ कंपाउंड। बहुत सारी किस्में हैं केमिकल फार्मूलाज की किसी भी कंपाउंड में। हेयर यू विल लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज, यानी केमिकल फार्मूलाज की 2 टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और वो कौन कौन सी हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला that gives the simplest whole number ratio of atoms of each element। ठीक है, जो कि होल नंबर रेशो देते हैं एटम्स की किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद। ठीक है, वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन कंपाउंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंपाउंड के अंदर देयर इज 1 हाइड्रोजन एटम फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम। ठीक है, यानी कि हर एक हाइड्रोजन के हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को अगर आप देखें तो वहाँ पे हाइड्रोजन एटम हर एक ऑक्सीजन एटम के साथ मौजूद है। देयरफॉर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 1:1, यानी एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो 1:1 बनी ना, एक एक इनकी तादाद आ गई। सो द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज रिटन एज HO। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, HO। ये किसका फार्मूला है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। ठीक है, और सो द एम्पेरिकल फार्मूला, ये तो हमने कर लिया। द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन CH एंड O एटम्स इज ग्लूकोज। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप सिंपलेस्ट रेशो देखें, रेशो क्या बनती है, रेशो में लिखना ये चीज़ होती है कि इसको आप लिखेंगे 1:1। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला लिख देंगे। ग्लूकोज का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है ना, वो कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के इसके अंदर 6 ही पाए जाते हैं। ठीक है, एटम्स। तो ये जो फॉर्म होती है ना, जो ओरिजिनल फॉर्म मैं बता रही हूँ, वो आपको नीचे आएगी मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक है, तो जब हम उसको सॉल्व करके शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं ना, तो 1:1 की रेशो इसकी बनती है, जो कि इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना, वो सॉल्व करने के बाद जो बिल्कुल आखिर पे कटा के जो उसका हिसाब निकलता है ना रेशो का, किसी एक के लिए कितने कितने की तनासुब बनती है, यानी कि यूँ समझ लें कि उसकी तकसीम कैसे होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आते हैं। A molecular formula gives the actual whole number ratio of atoms of each element present in a compound। किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एटम्स की असल तादाद जो जिसके ज़रिए फार्मूले के ज़रिए हमें पता लगती है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, जिसमें पूरी मिकदार लिखी जाती है सही तरीके से। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, वो कहते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में एक्चुअली जो असल फार्मूला है वो तो H2O2 है। ठीक है, तो देयरफॉर एक्चुअल रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम इज 2:2। असल जो रेशो बनी वो तो 2:2 बनी। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज H2O2। ठीक है, तो जो हमने ऊपर पढ़ी थी 1:1, वो क्या थी, वो इसकी शॉर्ट फॉर्म थी, क्योंकि आप इसको 2:2 को कट करेंगे तो ये आपका 1:1 बन जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो वाली जो शक्ल थी लिखने की वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, और ये वाली जो शक्ल होती है लिखने की, जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है। द एक्चुअल रेशो बिटवीन CH एंड O एटम इज अ ग्लूकोज इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक्चुअल रेशो जो होती है C12:6 और 6:12:6। ठीक है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज यही है जो आपको ये बता रहे हैं खुद। ठीक है,
An empirical formula shows the simplest number of atom of each element in a compound, whereas the molecular formula, ये इन्होंने इनका डिफरेंस बताया हुआ है. अगर आपको कोई डिफरेंस पूछ लेना तो ये वाले जो मैं लाइन पढ़ रही हूँ ना, यहाँ पे ये इसका डिफरेंस है. ठीक है, वो कहते हैं कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है ना, उसमें सिंपलेस्ट नंबर बताए जाते हैं, यानी कि उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, जैसे कि आप इक्वेशंस को करते हैं. ठीक है, रेशियो को सिंप्लीफाई करके जो लास्ट में उसका बच जाता है ना जवाब, वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला. जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसकी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं. जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ग्लूकोज को, कि असल जो उसका फार्मूला है वो है 6:12:6 रेशो. ठीक है, 6:12:6. और उसकी शॉर्ट फॉर्म जो सॉल्व करने के बाद आती है, सिंप्लीफाई करने के बाद आती है, वो है 1:2:1. ठीक है, एन एम्पेरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट. ये तो हमारा हो गया था, ये सारा डिफरेंस हो गया. फिर आ जाए, बेंजीन इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन. बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है. ठीक है, इट कंटेन्स 1 कार्बन एटम फॉर एवरी हाइड्रोजन एटम. ये एक कार्बन एटम हर हाइड्रोजन एटम के लिए रखता है. देयर आर एक्चुअली 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन. यानी वो कहते हैं सिंपली बेंजीन को आप ले लें तो उसके अंदर दरअसल हकीकी तौर पे 6 कार्बन के एटम पाए जाते हैं और 6 ही उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम पाए जाते हैं. ठीक है, मैं आप लोगों की आसानी के लिए ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आपको उर्दू में ही बात बताऊँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए. ठीक है, आइडेंटिफाई एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूलाज. वो कहते हैं कि अब आपने ना हर फार्मूले के अंदर से ना ये पहचानना है, यानी कि आपको यहाँ पे दरअसल इतना लंबा ये पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको डिफरेंस आएगा शॉर्ट में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी. ठीक है, बच्चों को पहचान करानी मकसद है यहाँ पे कि एम्पेरिकल फार्मूला कौन सा होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है, इनको चेंज एक दूसरे में कैसे करते हैं. ठीक है, तो यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह ताला आपको ये बात समझ आ गई होगी. तो आगे ये सेल्फ असेसमेंट है जिसमें कि यही बात पूछी जा रही है. राइट द एम्पेरिकल फार्मूलाज फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन टू हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशोज़. ठीक है, अब इन्होंने ये रेशोज़ दी हुई हैं और इनके आपने इसी तरह से जो रेशो जिस हिसाब से है उसका उसी हिसाब से आपने ये लिख देना है. मैं सॉल्व फॉर्म में आपको दे दूँगी. ठीक है, पेज नंबर है मेरे पास 14. पेज नंबर 14 पे आ गए हैं. 9th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का आप लोगों का यूनिट नंबर 1 चल रहा है. आपके यूनिट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.3 दी हुई है. इसमें नंबर 1 पे ये पूछ रहे हैं, एस्प्रिन इज यूज्ड एज अ माइल्ड पेन किलर. देयर आर 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स इन दिस कंपाउंड. व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला and molecular formulas? Empirical formula of aspirin is C9H8O4. Molecular formula of aspirin is also C9H8O4, यानी कि मैं कह गई हूँ O4 यानी कि ऑक्सीजन के 4. Because the compound has already in simplest whole number ratio of atoms. Therefore, empirical and molecular formula of these compound is same. अब इस सारे में वो आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात ना इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी एलिमेंट का एक ही हो सकता है. ठीक है, वो किस तरह हो सकता है, उसकी रीज़न ये होती है कि देखें C9H8 और ऑक्सीजन के 4. ठीक है, 9, 8 और 4 वैल्यूज़ निकली इनकी. तो 9, 8 और 4 जो है ना, इनको सॉल्व करके शॉर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसी भी एक ही नंबर पर डिवाइड नहीं होते हैं. ठीक है, जबकि जब आपने ग्लूकोज का जो फार्मूला किया था तो उसमें 6 और 12 जो थे वो हो जाते थे ना डिवाइड. ठीक है, डिवाइड होके तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते थे. विनेगर इज़ 5% एसिटिक एसिड. दिस कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, 4 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. Write its empirical and molecular formulas. Empirical formula of vinegar is C2H4O2. Molecular formula of vinegar is CH2O. ठीक है,
कैफ़ीन, कैफ़ीन का असल फार्मूला जो है ना वो है C8H10N4O, मैं इसको कह देती हूँ, ठीक है, O ही है वो, मैं वरना ज़ीरो कह देती हूँ ना इसको। O2 इज़ फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी। राइट द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर कैफ़ीन। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कैफ़ीन इज़ C4H5N2O। ठीक है, तो ये क्या आपका साबित हुआ, ये हुआ आपका 8, 10, 4 और 2 की रेशो इसकी निकली। ठीक है, और ये शॉर्ट करके किस रेशो में आ जाएगा, 4, 5, 2 और 1। ठीक है, डिफाइन मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस इज द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मैस की जो एग्जांपल है ना वो सबसे बड़ी पानी का फार्मूला है। ठीक है, H2O। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर अगर आपने निकालना हो ना तो आप क्या करेंगे, 2 एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इनके मैसेज आप इकट्ठे करेंगे। ठीक है, बाहर आप ब्रैकेट के 2 लिखेंगे। ठीक है, उसमें 1.008 एटॉमिक मैस हाइड्रोजन का आ गया जो कि पीछे आपने निकालना भी सीखा था। फिर ऑक्सीजन का आप लेंगे 16.00। मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस में फ़र्क ये होता है कि मॉलिक्यूलर मैस जो है ना वो मॉलिक्यूल का निकाला जाता है, और मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर दे के उन्होंने उसको सॉल्व करना भी आपको सिखाया हुआ है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका ये आंसर निकले। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा देख के इसको। ठीक है, फिर इससे एग्जाम्पल 1.3 पे अगर आप आएँ तो यहाँ पर वो मॉलिक्यूलर मैस निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा इसमें आप करते जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट पे आ जाएं आगे। ठीक है, द टर्म मॉलिक्यूलर मैस इज़ यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है, कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मैस की टर्म इस्तेमाल होती है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, वेयर एज द टर्म फार्मूला मैस इज़ यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। जबकि फार्मूला मैस, ये मैं डिफरेंस बता रही हूँ आपको, फार्मूला मैस की जो टर्म है ना वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ अरेज ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस रादर देन सेपरेट मॉलिक्यूल्स। आपने ये बात याद रखनी है कि फार्मूला मैस जो है ना वो आयोनिक कंपाउंड्स के साथ डील करता है। ठीक है, अब इसके लिए ये आगे इस सारे में एग्जांपल देने, द कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ Na+ एंड Cl-। ठीक है, ये नेगेटिव कहलाता है, माइनस जो लिखा हुआ है ना ये नेगेटिव चार्ज कहलाता है, और Na के ऊपर जो प्लस लिखा हुआ है ना छोटा सा, ये पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो पीछे लाइन आ रही थी ना ऑपोजिटली, इससे मुराद ये है कि मुखालिफिन होते हैं इसके अंदर इकट्ठे, यानी कि द कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ Na+ एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, इट हैज़ 1 Na पॉजिटिव आयन फॉर एवरी क्लोराइड नेगेटिव आयन। सो फार्मूला यूनिट फॉर कॉमन सॉल्ट इज़ NaCl। इसी वजह से फार्मूला यूनिट जो होता है कॉमन साल्ट का वो NaCl कहलाता है, जिसे आप सब जानते हैं कि नमक का जो फार्मूला है वो ये है। द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मैस। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 14 हमारा ख़त्म हो गया और अब हम आ गए पेज नंबर 15 पे। ठीक है, डिटरमाइनिंग फार्मूला मैस। अब वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन कैसे करना है अपने फार्मूला मैस को। सोडियम क्लोराइड आल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट इज़ यूज टू फ्लेवर फूड। वो कहते हैं सोडियम क्लोराइड जो होता है वो टेबल सॉल्ट भी कहलाता है और ये खाने में जायके के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिजर्व मीट, गोश्त को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इन द प्रेपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और बहुत बड़ी तादाद में कंपाउंड्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। डिटरमाइन इट्स फार्मूला मैस, इसका फार्मूला मैस बताइए। ठीक है, ये 1.4 पेज नंबर 15 केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 9th क्लास का। मैं आपको इसका नंबर 1 पे बता रही हूँ कि ये इसके लिए आप क्या लिखेंगे। नंबर 2 पे आपको वो पूछ रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स MgOH2 इज़ यूज टू ट्रीट एसिडिटी।
डिटरमाइन इट्स फार्मूला, यानी 2 फार्मूलाज वो आपको पूछ रहे हैं कि इनको फार्मूला मैथ्स में लिखने का तरीका बताएं कि कैसे ये निकलेंगे, ठीक है। और यहीं पे इन्होंने सोल्यूशन भी इसका दिया हुआ है। फार्मूला मैथ्स ऑफ NaCl सबसे पहले हम करेंगे, तो इजिकल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ Na+1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो है ना वही क्लोराइड कहलाता है जब फार्मूला में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको आप ही इसमें देखें, आपको 23 और 35 डिस्टर्ब कर रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया। तो आप पीरियोडिक टेबल निकालें, आप वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ देखें कि इसमें एटॉमिक मास दिए हुए हैं। मैंने आपको ये बहुत डिटेल में 8th क्लास की आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना, तो लेक्चर्स में मैंने समझाया हुआ आपको। तो ये 23 बनती है Na की, ठीक है, यानी कि सोडियम की, और 35.5 अप्रॉक्सीमेटली ये बनती है तकरीबन इसकी क्लोराइड की, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक का फार्मूला है। उसी के बारे में उन्होंने आपको कहा था कि वो आप डिफाइन करके बताएं। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरह से प्लस करेंगे, अब ये जो 1 है, ये 1 क्या है, ठीक है, 1 से मुराद ये है कि सोडियम में, अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1 कहाँ से आ रहा है, जैसे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 23 के साथ, 23 तो इसका एटॉमिक मास नंबर जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद होता है वो हो गया। 1 क्या है, देखें H2O हम करते हैं, या कहीं पे 2 यानी कि न्यूमेरिकली नंबर्स में, मैथमेटिकल नंबर्स में जो वैल्यू लिखी होती है ना किसी फार्मूले के नीचे, उसका मतलब हमें समझ आ जाता है कि इसके इतने एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो अब ये मसला है कि उसमें हाइड्रोजन H2O में ना हाइड्रोजन के 2 एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता ना, वहाँ उसकी वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है। अब आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम 1 के साथ मल्टीप्लाई एटॉमिक मास को कहाँ से ये आ रहा है और किस तरह कर रहे हैं। तो अब एटॉमिक मास आपको ढूंढना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल से, जो कि 23 है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन कोई लॉजिक नहीं पता होती कि ये आ रहा कहाँ से है, ठीक है। और 1 हमने वही लिया कि सोडियम का एक ही एटम है, ठीक है। फार्मूला मास ऑफ MgOH होल स्क्वायर 2 इजिकल टू, इसके लिए आएगा 24 प्लस दूसरा वाला जो उन्होंने आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। तो 24 के साथ आप प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू 24 थी, ठीक है, और 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। दरअसल ये इसका फार्मूला है जो कि इस तरह से पुट किया गया है, ठीक है। और ये आखिर पे आपका निकल आएगा 58 AMU प्लस करने के बाद। अब डिस्कस ये करना है कि 24 सिंगल है और 16 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं। असल में ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, इसमें जो मैग्नीशियम का फार्मूला है ना Mg, इसमें 24 तो आ गई इसकी अमाउंट, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो OH लिखा है ना, इसके साथ नीचे छोटा सा आप देख रहे होंगे ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। इससे मुराद ये है कि O और H यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए, दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका ये निकलेगा, ठीक है। सवाल आपका तब सॉल्व होगा। तो आप क्या करेंगे कि Mg की वैल्यू आपके पास, यानी कि एटॉमिक मास जो इसका आपको पीरियोडिक टेबल से मिलेगा वो 24 है, उसमें आप प्लस करेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो कि 16 है, उसको मल्टीप्लाइड करेंगे ब्रैकेट के बाहर वाले छोटे वाले 2 से, ठीक है। फिर आप प्लस करेंगे हाइड्रोजन के की वैल्यू, तो वो 1 वहीं लिखते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो छोटा वाला 2 है ब्रैकेट के बाहर, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया और फिर इनकी वैल्यूज़ निकली, यानी 16 दूना 32, 16 2 ज़ा 32 आ गया आपका, और प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया आपका। तो इन सब को जब आप प्लस करते हैं तो आपका 58 AMU एटॉमिक मास यूनिट निकल आता है, जो कि इन्होंने आपसे मांगा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म करूँगी और मैं इन सब के आप लोगों को इमेजेस प्रोवाइड कर दूँगी। इसमें जो चीज़ें नहीं हैं, जो तो बुक में मौजूद हैं, वो तो मैं साथ आपको ऐसे ही दे दूँगी।